नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 37 साल वही सवाल। 3 दिसंबर वो तारीख जो दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे की गवाह है। वो काली रात जिसने हजारों जानें ली और लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की। आज उसकी बरसी है। आखिर कौन था भोपाल गैस हादसे का गुनहगार? ये एक औद्योगिक हादसा तो था, लेकिन क्या इसके लिए हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार नहीं? और अगर था तो उन गुनहगारों के गिरेबान तक हमारे हाथ क्यों नहीं पहुंच पाए? हजारों लोगों की जान लेने और लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह करने वाले इस हादसे के जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड प्रबंधन पर सिस्टम की मेहरबानी यहीं तक नहीं रही। इस कंपनी के मालिक वॉरेन एंडरसन को अमेरिका भगाने के आरोप के घेरे में तो तत्कालीन सीएम और पीएम तक रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसी त्रासदी थी। जब जब 3 दिसंबर आता है, जब जब हम इन सारी तस्वीरों को देखते हैं, वाकई में बहुत दुख भी होता है और उस मंजर को याद कर सकते हैं। खास तौर पर वो लोग जिन्होंने उस मंजर को उस वक्त पे देखा है कि जब कफन कम पड़ गए हों, गाड़ियां लाशों को ढोने के लिए कम पड़ गई हों, तो आप समझ सकते हैं। और उससे भी ज्यादा दर्द जिन लोगों को उस त्रासदी में गंभीर रूप से समस्याएं हुई, जो लोग पैरालाइज्ड हुए, वो लोग आज भी हैं जो उसका दंश झेलते हैं। लेकिन चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे और दूसरी चीज़ों की बात हो, हमने बहुत सारे जो गैस त्रासदी को लेके जो संगठन भी हैं, उन लोगों की भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सुना, उनको क्या मिला। तो निश्चित तौर पर जब जब ये दिन आता है तो यही सवाल आता है कि आखिरकार आज के समय में, आज हम इस जगह पर बैठ के यदि सोचें कि इन लोगों को क्या मिला या इन लोगों को आगे फ्यूचर में कभी कुछ मिल पाएगा या नहीं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े सवाल हैं। बहरहाल, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। विकास बोंद्रिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले विकास जी आपसे ही करना चाहती हूँ। मुख्य रूप से हम गुनहगार किसे माने? और आज 37 साल भी आपको लगता है कि जिन लोगों ने इसका दंश झेला है, जिनके परिवार के लोग गंभीर बीमारियों में जकड़े हैं, आज उनको उतनी चीजों की भरपाई हो पा रही है? देखिए, गुनहगार तो उस वक्त की सरकार जो कि लगातार यूनियन कार्बाइड के खतरे को नजरअंदाज करती रही, जिसने जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स थे उनका पालन नहीं करवाया और उस वक्त की प्रशासकीय व्यवस्था को दबाव बनाकर यूनियन कार्बाइड को ऐसा खतरनाक खेल अंजाम देने के लिए छूट दे दी, वही थे। यकीनन गहरा दंश है, जनता ने बहुत पीड़ा भोगी है, आज भी उसके पीड़ित हैं, आज भी हम उनकी सहायता स्वास्थ्य सेवाएं चला रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जो 15,000 से ज्यादा इस गैस त्रासदी में हमने अपने लोगों को खोया है, वो तो वापस लाया नहीं जा सकता और हम बेहद गमगीन रूप से इन सभी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। आज भी हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उस वक्त के पीड़ितों को, उनके परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी पूरी सहायताएं दे सकें। ठीक है योगेश गुप्ता जी, वाकई में ये बात तो है कि क्या उस समय का सिस्टम जिम्मेदार नहीं था? दूसरी चीज, बहुत लोगों के नाम आए थे। मुझे लगता है मुझे ब्रीफ की जरूरत नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत बार जब जब ये दिन आता है इस पर चर्चाएं हुई हैं। सवाल यही है कि उन लोगों को क्या मिला जो आज हैं। वो त्रासदी देखने के बाद जो लोग चले गए उनकी बात तो नहीं है, लेकिन जो हैं, जिनका परिवार है, जो बीमारियों में जकड़े हुए हैं, जो संगठन इसके लिए बनाए गए, जो आए दिन हमने देखा प्रदर्शन करते थे, इसके लिए मांग करते थे, उन लोगों को क्या मिला आज तक? जी राखी जी, बहुत ही भयावह, लगभग 100 सालों में कोई ऐसी इतनी बड़ी केमिकल त्रासदी पूरे विश्व भर में हुई थी। पूरा विश्व भौचक्का सा रह गया था। उस समय में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कॉलेज स्टूडेंट था और मैंने भी 3 दिन तक वहां पर अपनी सेवाएं दी थी और 2 महीने तक गैस राहत कैंपों में जाकर उनके जो पीड़ितों के मुआवजे राशि के और दावा अधिकरण के द्वारा जो चलाए जा रहे थे, उसमें जो भी यथासंभव सहयोग और उनके फॉर्म वगैरह फिलअप करवाने में काफी मदद हम लोगों ने करी थी। और देखिए, इस प्रकार की त्रासदियां वाकई ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं इसके, और दूरगामी परिणाम होते हैं।
आज देखिए उस घटना के 37 साल बाद भी जो पीड़ित है और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी उससे अफेक्टिव है। रही बात उनके राहत, पुनर्वास और मुआवजा की, देखिए 2 लाख से ज्यादा पीड़ितों का दावा अधिकरण में दावा मान्य किया गया था। लगभग 350 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि उस समय तत्कालीन सरकारों ने वितरित करवाई थी और बीएचएमआरसी के नाम पर हम भोपाल वासियों को एक सौगात मिली थी, जिसमें गैस पीड़ितों का तो पूरा फ्री इलाज किया ही जाना था। अन्य दूर दराज से भी उसमें ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर और विशेषज्ञ टेक्निकल टीम थी कि लोग काफी दूर दूर से बीएचएमआरसी में इलाज कराने आते थे। अब वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में वो बीएचएमआरसी का कुछ हाल ऐसा बेहाल हुआ कि जितने भी एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे वो संस्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो गए। आज उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि गैस पीड़ित ही नहीं और भी आम आदमी भी उस बीएचएमआरसी जैसे उच्च कोटि के अस्पताल से इलाज कराने में वंचित है। निश्चित रूप से मैं दोषारोपण किसी भी सरकार पर नहीं करूंगा, लेकिन 17 साल का कार्यकाल है। 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था मध्य प्रदेश सरकार को कि जो जहरीला कचरा लगभग 350 टन जहरीला कचरा त्रासदी के 37 वर्षों बाद भी यथावत पड़ा हुआ है, उसका विस्थापन किया जाए। 2-1 बार कोशिश भी की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन वो कोशिश से नाकाफी हुई। पिछले 3-4 सालों से शिवराज जी भी हर त्रासदी पर लगातार ये कहते हैं कि हम कचरे का निष्पादन कराएंगे और एक मेमोरियल वहां बनाएंगे, मगर स्थिति यथावत है और वो जहरीला कचरा इतना भयावह है राखी जी कि उस जगह से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का पूरा भूजल स्रोत जो है वो जहरीला हो चुका है। ठीक है योगेश जी, उसका इफेक्ट बड़े तालाब तक भी आया था। तो इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है और जो पीड़ित हैं आज भी उनके पुनर्वास, उनके रोजगार को लेकर सरकार को निश्चित रूप से उनके इलाज को लेकर सर्वप्रथम ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है रमेश जी, क्योंकि उस समय के तत्कालीन चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो उन तक के नाम आए, मुझे लगता है क्या मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ सरकार को जिम्मेदार माना जाता, क्योंकि ये हमने बहुत बार देखा कि वॉरेन एंडरसन को एयरपोर्ट छोड़ने कौन गया, किसकी सहमति से गए, जमानत नहीं मिलनी थी पर उनको 4 से 5 घंटे में जमानत भी उस वक्त में मिल गई थी। ये स्थितियां क्यों हुई जबकि इतनी बड़ी त्रासदी थी? देखिए, मोटे तौर पर इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे भारतवासियों की और जो लोग सत्ता में बैठते हैं उनकी मानसिकता है। अंग्रेज भले ही 1947 में चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशी जो मानसिकता और विदेशियों का जो इम्प्रेशन हमारे ऊपर है वो बराबर बना हुआ है। एंडरसन की जिसकी आपने बातचीत की, ये खूब अखबारों में आ गया है कि एंडरसन के लिए उस समय प्रधानमंत्री जी को कहां से फोन आया और फिर प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बातचीत की, वो पूरी सरकार उसको यहाँ से अमेरिका भगाने में लग गई। तो कुल मिलाकर के एक तो ये मानसिकता सबसे बड़ी जिम्मेदार। दूसरी जहां तक और बात है, जब मैं चूंकि उस समय पत्रकार था, मैंने रिपोर्टिंग भी की है और बहुत सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से लाशों को देखा है। मैंने एक दृश्य तो ऐसा भी देखा है कि गाड़ी में भर करके लाशों को शमशान घाट ले गए और वो वहां पर जाकर खड़ी हो गई। वो शिक्षिका थी, अब वो नाम भी मुझे याद है लेकिन नाम लेने में कोई लाभ उसका नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो बहुत त्रासदी वाला था। और इस मुद्दे पर जो सबसे बड़ी बात है, जो बाद में कुछ लोगों ने राजनीति की, मुझे आप ये बताइए, कचरा हटाने की बात कांग्रेस की सरकार में भी आई और भाजपा सरकार में भी आई। जब भी ये कचरा हटाने के लिए सरकार खड़ी होती है, वहां 2-4 संगठन आकर के खड़े हो जाते हैं और 1-2 तो ऐसे नेता हो गए थे वहां पर जो उस समय गैस पीड़ित ही नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, लेकिन अचानक रातों रात खड़े हो गए और नेता हो गए। तो कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं वो जो संवेदनाओं को जो स्थानीय नेतागिरी में बदलने की कोशिश हुई, उससे कहीं ना कहीं दुर्घटना तो ऐसी है। और राखी जी, मेरा बहुत, और इसमें मैं दोनों राजनीतिक दलों की प्रशंसा करूंगा, गैस को लेकर के जब भी बात आती है सारे राजनीतिक सीमाओं से अलग हट करके लोग इकट्ठे होते हैं।
और उस समय भी जब सारी की सारी बात आई थी, ये बातें तो बहुत बरसों बाद उठी कि किसने फोन लगाया और किसने एंडरसन को भेजा, लेकिन उस समय सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे की सीमाओं को छोड़ करके पीड़ितों को कैसी मदद की जाना चाहिए थी, उनको कैसे, क्योंकि ये फॉर्म भरने का काम रहा कि ये सालों बाद तक चला है, उसमें कैसे लगे, सब उस काम में लगे हुए थे। मैं समझता हूँ इस बार फिर भी उस कचरा हटाने को मान करके चली कि जो वहां पर कचरा है उसने जमीन को तो विषाक्त कर ही दिया है, अब वो जो गड्ढे में स्टोर है उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं बचा होगा, उसकी जो केमिकल इफेक्ट है वो सारा का सारा धरती के अंदर चला गया। ये प्रकृति का एक नियम है, लेकिन अब उसको योजना पूर्वक सारे लोगों को एक साथ होकर के कचरा हटाना चाहिए था। जहां तक पुनर्वास और रोजगार की बात है, वो पुनर्वास और रोजगार के काम तो लगभग पूरे हो गए, क्योंकि 37 साल इसको हो गए, पीढ़ियां खत्म हो गई इस मामले में। नए जो अब हमको केवल उपचार पर ध्यान रहना है, जो वंशानुगत बाय द वे अगर किसी पर रोग आ रहा है, एक किसी गैस पीड़ित के उस बच्चे पर या उसके और पोते पर, हमको अब बहुत ज्यादा जो जोर देना है वो मेडिकल इलाज पर बहुत ज्यादा जोर देना है, और दूसरा कचरे को किस तरीके से केमिकल तरीके से उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, इन दो बातों पर जोर देना है। और तीसरा सबक सरकारों को लेना है। मोटे तौर पर ये बात ठीक है कि हम निवेश के लिए विदेशियों को आमंत्रित करते हैं, हमको रोजगार के अवसर चाहिए, हमको फैक्ट्रियां भी चाहिए, निवेश और रोजगार के अंतर्गत ही वो फैक्ट्री आई थी यहाँ पर। और आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने विधानसभा की वो रिपोर्टिंग भी की है कि उसमें विधानसभा में क्वेश्चन आया कि यहाँ कभी भी विस्फोट हो जाएगा, और उस समय के जो श्रम मंत्री थे उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं वो सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर के ये हाउस के ऑन रिकॉर्ड की बात है। एक और बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, इस घटना से बहुत पहले एक वहां कर्मचारी नेता हुआ करता था जो जुमेराती के एक लाज में आकर के ठहरा हुआ था, उसने पत्रकार वार्ता ली यहाँ पर, और सारे के सारे मीडिया वाले उसमें थे, और उसने कहा कि इस तरीके से कभी भी दुर्घटना हो जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं, वो खबर रातों रात रुकी और सवेरे किसी अखबार में नहीं छपी, आगे चल करके दिल्ली के एक अखबार ने उस खबर को करके छापा। तो उनका नेटवर्क इतना अच्छा था कि वो विपक्ष को भी साथ करके चलते थे, सत्ता को भी साथ करके चलते थे। मैंने खुद जिस अखबार में मैं काम करता था वो खबर बना के दी, एक अखबार में एक लाइन सवेरे अगले दिन नहीं छपी, विज्ञापन छपे थे यूनियन कार्बाइड के। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हम निवेश के नाम पर लोगों को बुलाएं, फैक्ट्रियों को अनुमति दें, लेकिन वो हमारे समाज पर, हमारी राजनीति पर और हमारे मीडिया पर इस कदर हावी ना हो पाए, इसकी समाज को चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल रमेश जी, इस बात से मैं सहमत हूं जो आपने वाकया बताया, वो इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ ये 84 की बात नहीं है, इससे पहले भी एक बार गैस रिसाव हुआ था और एक कर्मचारी की मौत भी हुई थी, और उसके बाद यही हुआ था कि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो, उनको ठीक कराने का प्रयास किया जाए। लेकिन ऐसा उसके बाद 2 बार हुआ, थोड़ी थोड़ी चीजें बिगड़ी, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी त्रासदी जब हो गई, तो ये पहली घटना नहीं थी जब ये अचानक से गैस रिसाव हुआ। इसके पहले भी 2 बार ये चीजें हुई थी। मुझे भी बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने तमाम चीजें आज देखी हैं निश्चित तौर पर इस विषय पे, तो मुझे भी लगा है कि ये हुआ। लेकिन जो चीजें आप भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता था, तो निश्चित तौर पर ठीक है, रहा होगा जिसने जिसका समर्थन किया, या नहीं छापा, या नहीं बताया, या आने के बाद भी लोगों तक नहीं पहुंची। लेकिन ये जो त्रासदी हुई, ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ी लापरवाही थी या जो भी था, लेकिन इतने लोगों की जान जाना, इसको कभी कोई नहीं भुला सकता है। विकास जी, जी वाकई में जो ये चीजें हुई हैं, क्योंकि 84 के पहले भी 2 बार ऐसा हुआ था कि यूनियन कार्बाइड से गैस रिसाव हुआ था, कुछ लोगों की जान गई थी, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से क्या गंभीर रूप से नहीं समझा गया, लिया नहीं गया, या उनको लगा कि अब नहीं होगा। यदि ऐसी कोई चीजें 1 बार 2 बार जल्दी जल्दी हुई हैं, तो मुझे लगता है उस वक्त पे बहुत गंभीरता से लेना था। लेकिन रमेश जी भी जो मुझे यहाँ पे जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया या जो घटनाक्रम बताया, तो इसका मतलब कि करना नहीं चाहते थे। यकीन उस वक्त की सरकार और प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमारे पास में हैजार्डस मटेरियल में भी हम लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री काम करती है, लेकिन बहुत प्रिकॉशनरी ढंग से काम करने की आवश्यकता होती है। अगर वहां पे इस टाइप के केमिकल्स, इस टाइप के गैस फॉर्मेशन के अंदेशे थे, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत एकदम से हो गया, कोई अनहोनी हो गई थी। ये सब मालूम रहता है कि क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं,
उस संबंध में सेफ्टी फैक्टर्स जो ध्यान रखे जाने थे वो नहीं किए गए। आपने जैसा बताया कि ऑलरेडी छोटे मोटे इंसिडेंट हुए थे, वो उस वक्त छोटी दुर्घटना के साथ में उस वक्त रोक लिए गए, लेकिन दोबारा वो प्रकट ना हो ऐसा इंतजाम नहीं किया गया। देखिए, एक बहुत व्यापक चर्चा हमें इस संबंध में करनी चाहिए। नंबर एक, अगर हैजार्डस इंडस्ट्री के मामले में नंबर एक, पहले तो हमें उन्हें रहवासी क्षेत्रों के आसपास शहरों के लगाना ही नहीं चाहिए। नंबर दूसरी चीज, अगर जहां पे वो शहरों के आसपास लगाई जाती है तो वहां पे एक निश्चित दूरी तक कोई रहवासी, कोई आबादी नहीं बसने दी जानी चाहिए। इसका किसी भी हालात में पाबंदी के साथ में पालन होना ही चाहिए। उस वक्त की सरकार की विफलता रही कि उस फैक्ट्री के आसपास बसाहट बसती गई। अगर वहां पे मान लीजिए आधा 1 किलोमीटर के अंदर कोई बस्ती नहीं होती और पेड़ पौधे होते तो यकीनन भोपाल को ऐसी विषम परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा लापरवाही का अंजामी ये निकला कि भोपाल को इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ा है। हम आगे फिक्र करते हैं इस बात की कि ऐसा अमोनिया ना हो और पूरा इन बिंदुओं के ऊपर हमारी प्रशासनिक व्यवस्था विचार करती रहे। विकास जी, एक बात और है जो योगेश जी ने अब से कुछ देर पहले बोली थी कि कम से कम जो लोग या जिनके परिवार अभी इसका दंश झेल रहे हैं तो आने वाले समय में और ज्यादा इसका इफेक्ट ना हो, क्योंकि फैमिली में जो चीजें होती आई हैं या जिन लोगों को मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम हुई है उन्हें आगे ना जाए और जो लोग हैं उनको प्रॉपर वो चीजें मिलती जाएं। खास तौर पर ट्रीटमेंट की बात है या स्वास्थ्य की दृष्टि से जो मिलना चाहिए वो तो हम अभी भी कर सकते हैं या सरकार दे सकती है? दे रही है, सरकार तो दे रही है। सरकार ने गैस रात के अस्पताल चला रखे हैं। BMHRC में भी गैस पीड़ितों का इलाज अभी भी मुफ्त होता है, भले ही वो इतने वर्षों बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो गया। पहले तो इंडिपेंडेंट ट्रस्ट में था वो, लेकिन BMHRC का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक किया गया था। उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप ही चलाया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप ही उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटलिंग अथॉरिटीज को ट्रांसफर किया गया है। विषय ये है कि कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त जो क्लेम सेटलमेंट इंडिविजुअल्स को ना करके सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद में इतने कम से नेगोशिएट कर लिया कि हमारे पास में संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं हो पाई कि हम जो क्लेमेंट थे, जो अफेक्टेड लोग थे, उनका पूर्ण इलाज कर सके, उसके लिए पूर्ण राशि मुहैया करा सके। इसकी भी बाद में चलते दिक्कतें आई हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने उस वक्त जो दबाव में इस ढंग के क्लेम सेटलमेंट किए हैं और अपने तय यूनियन कार्बाइड से अल्टीमेटली पूरा केस सेटल किया, ये एक बहुत बड़ी हमारी चूक रही है। जो क्लेम का अमाउंट था वो बहुत कम तर रहा, ये एक हमारी बड़ी चूक रही है। जबकि आपको पता होगा कि उस वक्त कहा जाता है अमेरिकन कोर्ट में जब ये सेटल होगा तो हिंदुस्तानी पीड़ितों को बहुत बड़ा मुआवजा मिल सकता था। ठीक है, चलिए योगेश जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राशि जी, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है इनमें जिस प्रकार के हादसों के लिए तत्कालीन सरकारों को जिम्मेदार ठहराया, उस प्रकार की घटनाएं उस घटना के घटित होने के 33 साल बाद भी आज भी होती है। मैं आपको मंडीदीप का उदाहरण देता हूँ। पिछले कई वर्षों में मंडीदीप की कई फैक्ट्रियों में कई क्लोरीन रिसी है, HEG में गैस रिसाव हुआ है, कई कर्मचारी अफेक्टेड हुए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने HEG को बंद कर दिया या वो जहाँ से क्लोरीन का रिसाव हुआ था उसको बंद कर दिया। देखिए, केमिकल जहाँ यूज होगा वहाँ दुर्घटना के चांसेस रहते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस मेजर भी रहते हैं, सेफ्टी फीचर्स भी रहते हैं और वो सारे चाक चौबंद प्रबंध रहते हैं। बावजूद इसके भी एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ था वहाँ उस समय भी
1984 में। तो आप इसके लिए किसी सरकार को दोष दो, ये उचित नहीं है कि उन्होंने प्रबंधन पे ध्यान नहीं दिया। सरकार जाके फैक्ट्रियों का प्रबंधन देखेगी क्या? या अभी शिवराज सरकार कितनी फैक्ट्रियों का प्रबंधन देख रही है मंडीदीप पे जाके? केवल क्लेम सेटलमेंट की तो देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है, अब आरोप लग रहे हैं कि एंडरसन को भगाया गया, दूसरी तरफ एंडरसन को बचाने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी। आखिरी दम तक डाउ केमिकल्स का केस लड़ा उन्होंने, मोटी रकम ली उनसे। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप बहुत है। स्वराजपुरी जी से बड़े निकट के संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के, बाबूलाल, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी के, केंद्र में राज्य सरकारों ने उनको काफी पोषित किया। तो स्वराजपुरी पे भी बहुत गंभीर चार्जेस थे। तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोपों से किसी भी घटना का घटनाक्रम या उससे पीड़ित लोगों की हम सहायता नहीं कर सकते। आज 33 साल बाद आवश्यकता है उन लोगों के पुनर्वास की, जो आज भी अधूरा है। जितने भी पीड़ितों के मोर्चा संगठन है, स्टेशनरी संगठन है, वो आज भी अपने रोजगार के लिए मोहताज हैं। उन्होंने कई बार शिवराज सरकार से डिमांड करी, विश्वास सारंग जी ने उनको विश्वास दिलाया कि हम स्व सहायता समूहों के माध्यम से आपको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, सिलाई मशीन, पोशाकों का ये करवाएंगे, मगर कुछ भी नहीं करवाया। इलाज के लिए भी जो BHMRC उनके लिए बनाया गया था, वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। तो ये सब काम करने की शिवराज सरकार को आवश्यकता है। और जो दावा अधिकरण पे सवालिया निशान उठाया, तो मैं ये बताना चाहूंगा हमारे साथी प्रवक्ता को कि 350 करोड़ का दावा 2 लाख पीड़ितों को कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने ही दिलवाया था। उसमें से काफी लोग लाभान्वित हुए और गैस रिसाव का असर केवल आधा 1 किलोमीटर का नहीं था, जैसा कि आप कह रहे हैं फैक्ट्री के आसपास आधा 1 किलोमीटर तक कॉलोनी नहीं होती, उसका असर 10 किलोमीटर तक था। लगभग आधा भोपाल इफेक्ट हुआ था उस समय। तो ये सब बातें हैं, इससे आप अपनी बातों को जस्टिफाई तो कर सकते हैं, मगर आप इतनी गंभीर घटना के लिए किसी एक सरकार को कटघरे में तो कतई नहीं खड़ा कर सकते। उससे रोजगार भी मिला लोगों को, कई लोगों ने कई सालों तक रोजगार लिए और कई उच्च पदों पर रहे, और उस फैक्ट्री के लगने से हमको, हमारे प्रदेश को काफी लाभ भी हुआ। हाँ, ये नुकसान हुआ, बहुत गंभीर दुर्घटना थी, पूरे विश्व में 100 सालों में पहली दुर्घटना थी, और इसमें यथासंभव जो कोशिश की जानी चाहिए थी उसमें कमी बेशी हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ऐसा 33 साल बाद कहना जायज नहीं होगा। आज तो जरूरत है उन गैस पीड़ितों की जो जीवित है, उनके पुनर्वास की, उनके इलाज की और उनके वंशावली को बचाने की। ठीक है रमेश जी, 2 बात यहाँ पर आई हैं। एक तो यही था कि पूरी तरीके से एक किसी की भी सरकार होती उसे जिम्मेदार ना ठहराएं। दूसरी चीज ये थी कि यदि हादसा पहले भी हुआ था तो थोड़ा सा जागरूक हो जाते, कर सकता था प्रशासन, कर सकता था यूनियन कार्बाइड, कर सकता था, नहीं हुआ, हादसा बड़ा हो गया। तीसरी चीज ये है कि अभी जो बात आई कि BMHRC और गैस राहत अस्पताल जो हैं वहां पर अभी भी तमाम चीजें हैं, लोगों को मिल रही हैं, या आने वाले समय में हम करेंगे। आपको लगता है ये चीजें प्रॉपर उनको मिल रही हैं या आने वाले समय हम करेंगे? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 37 साल तो हो गए। देखिए, मोटे तौर पर ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। 3 घटनाएं वहां पर गैस त्रासदी की इस बड़ी घटना से पहले हुई थी, लेकिन किसी ने सबक नहीं सीखा। तो कुल मिलाकर के यदि हमको इस तरह की घटनाओं से बचना है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के दोष निकालने के बजाय भविष्य में हम किस तरीके से क्या सावधानियां बरतें। इस तरह की जो केमिकल इंडस्ट्रियां डलती हैं उनको प्राइमा फेसी हम अनुमति ही तब दें जब सारे के सारे सुरक्षा प्रबंध देख लें, और वो सुरक्षा प्रबंध भी कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की टेबल से बाहर हट करके भी देखे जाना चाहिए। ये कुछ ना कुछ रास्ता होना चाहिए। दूसरा, मैं समझता हूँ सरकारें जो भी रही हैं, इन 37 वर्षों में दोनों सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार भी रही है और विपक्ष की भी रही है। 90 में भी 2.5-3 साल विपक्ष की सरकार रह चुकी है, अभी भी इतने सालों से है।
और कांग्रेस की सरकार भी रही है। तो मैं समझता हूँ कोई 18-19 साल उनकी सरकार रही, 18-19 साल इनकी सरकार रही, दोनों का 50-50। लेकिन दोनों ही सरकारों ने अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश की है। मैं इस मामले में सरकारों को उस वक्त के लिए मैं सरकार को दोषी मानता हूँ कि विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, उसके बाद आप जवाब दे रहे हैं और वहां पर कोई काम नहीं कर पा रहे। उसका कारण है कि उस समय एक बहुत अति प्रभावशाली व्यक्ति को, वो अब दुनिया में नहीं है यहाँ पर, उनसे बड़ी निकटता थी जो उस समय यहाँ जो थी। अब उसमें कौन उसमें फटे में उलझे और उसमें कई तरह की बातें आएंगी। तो कुल मिलाकर के बहुत निकटता थी और वो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी कंपनी वालों की कि वो निकटता कुछ लोगों पर हाथ रख करके चलते थे। तो कुल मिलाकर के अब दोनों सरकारों ने जितना बन सकता था उतना किया है और भविष्य में भी कर रहे हैं। भविष्य में मेरा फिर से मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना चाहिए। ये योगेश जी ने ठीक कहा कि 10 किलोमीटर तो सरकार ने माना, मुझे लग रहा है कि 10 किलोमीटर से ज्यादा असर रहा। 10 किलोमीटर का इलाका तो वो था जिस इलाके में पानी में फर्क आया है, पेड़ों की पत्तियों में फर्क आया था। तो कुल मिलाकर के बहुत दूर तक उसका असर गया है। तो पूरे न केवल भोपाल जिले में और उससे निकटते उसमें स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, दिनचर्या पर, खान पान पर, ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सके। बिल्कुल सही है, क्योंकि और देखिए ये था क्योंकि जो लाशें थी उनमें भी हुआ है, अलग अलग आंकड़े दिए गए थे, बताया कुछ गया उससे ज्यादा थे, क्योंकि बड़ी त्रासदी थी। और वाकई मैंने कहा ना, जिन लोगों ने देखा है वो बहुत भयावह स्थिति। बहरहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं 37 साल वही सवाल वही हैं कि आज भी जिन लोगों की मौत हो गई, जो लोग चले गए, उनकी बात अलग है, लेकिन उनके परिवार के लोग जो आज भी उस गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, आने वाले समय में उनको वो चीजें मिल रही हैं कि नहीं जो मिलना था। तो निश्चित तौर पर किया है, पर शायद उतनी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमने बड़े बड़े प्रदर्शन इसको लेकर देखे हैं। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।